Hello students, here our next lecture of class 6 subject science chapter 10 motion and measurement of distances। तो motion and measurement of distances की हम बात कर रहे थे। गति और जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे नापते हैं इसके बारे में हमने जाना था। हमने स्टोरी जानी थी ट्रांसपोर्ट की कि कैसे पुराने ज़माने में लोगों के पास कुछ भी नहीं था, वो कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ नहीं था, वो कैसे पैदल जाते थे और बहुत सारा सामान भी अगर उनके पास है तभी भी उनको अपने पीठ पे कैरी करके ही लेके जाना होता था। तो धीरे धीरे चेंजेस आते रहे, लोग थोड़े समझदार होते रहे, पढ़ाई करी उन्होंने तो उनके दिमाग में नए नए अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए, जहाँ से उन्होंने फिर यूज़ किए क्या, एनिमल्स का यूज़ किया कि चलो इनको बोझा ढोने के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर एनिमल्स के साथ बुलक कार्ट उन्होंने बनाई, साइकिल का इन्वेंशन हुआ, बस ट्रेन वगैरह ये सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ। और आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इस उसमें हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं कि अब हमारे पास थोड़ी सी डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी हम गाड़ियों का यूज़ करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। और अगर कोई हैवी सामान अगर हमारे पास है तो उसके लिए भी हमारे पास सारी चीज़ें, अब हमारे पास सब कुछ है। फिर हमने जाना था कि कितना हम मेज़रमेंट कैसे करेंगे, डिस्टेंस कैसे हम पता लगाएंगे कि डिस्टेंस कितनी है। अगर हम एक डेस्क को अगर हम नाप रहे हैं तो हम कैसे नापेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, कुछ मेजरमेंट्स की हमने बात करी थी। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है, हालांकि थोड़ा सा पढ़ लिया था हमने कि स्टैंडर्ड यूनिट एंड मेजरमेंट की हमने बात करी थी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं हाथ से, पैर से। ये जो हमने पढ़ा था कि हैंड स्पैन का यूज़ कर सकते हैं और फुट्स का यूज़ कर सकते हैं, पैरों का यूज़ कर सकते हैं नापने में। तो ठीक है, उस टाइम के लिए तो ये ठीक था, लेकिन एक कन्वेंशनल नहीं था, मतलब कि एक सेटिस्फाई आंसर हमें इससे नहीं मिल रहा था। क्योंकि अगर हाथ को आप नापते हो तो सभी के हैंड स्पैन से अलग अलग रीडिंग उसकी आ रही थी। अगर आपके 10 है तो आपसे बड़े जो होंगे उनके 5 भी हो सकते हैं, 6 7 भी हो सकते हैं। तो एक एग्जैक्ट क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रहा था। तो फिर साइंटिस्ट की एक टीम ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना स्टैंडर्ड यूनिट बनाए जिसमें कि सब जितना, अगर मेरी यूनिट 10 सेंटीमीटर आ रही है तो सबकी 10 सेंटीमीटर ही आए। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने आइडिया उन्होंने किया बेटा, उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स का फॉर्मेशन किया। उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बताया कि हाँ सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें आइडिया दिया। तो हमने मीटर के बारे में जाना था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में हमने जाना था, किलोमीटर के बारे में हमने जाना। हमने पढ़ा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं एंड 1 सेंटीमीटर कंसिस्ट 10 मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ना। तो ये यूनिट्स आपने याद रखनी बहुत जरूरी है, फिजिक्स साइंस के बेसिस पे भी एंड मैथ्स के बेसिस पे भी। ये आपके दोनों में काम आएगा बेटा, मैथ्स में भी काम आएगा और साइंस में भी काम आएगा, आपके इस पोर्शन में भी काम आएगा, आपकी एक्सरसाइज में भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर होते हैं। ओके, 1000 मीटर, जब बहुत 1000 मीटर एक साथ मिलेगा मतलब कि 1 मिलेंगे और 1000 मीटर जब मिलेंगे तो तब जाके वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब आप पता लगा सकते हो ना कि 1 किलोमीटर कितना, आपके घर से कितनी दूर तक आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना 1000 मीटर होगा। और 1 मीटर का आइडिया कैसे लगाएंगे? 1 मीटर आपने देखा होगा, जैसे कभी कपड़ा लेते हैं हम तो 1 मीटर में कैसे वो मीटर स्केल होती है ना, शॉपकीपर के पास मीटर वाली स्केल होती है, तो कैसे नापते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो 1 मीटर का। तो वैसे ही 1000 मीटर जब मिलेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाता है। ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा था करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की जो करेक्ट मेजरमेंट है उससे हम कैसे लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा दोबारा सा, क्योंकि हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, तो चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसमें क्या था, जानते हैं। तो था करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की जो करेक्ट मेजरमेंट है उसे आप कैसे मेजर करेंगे, मीन्स की लंबाई को आप करेक्टली मेजर कैसे करोगे, कैसे बोलोगे कि ये कितना है। तो बोल रहे कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। तो अब हमें पता है कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल, हम मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास स्केल होती है फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए। अ टेलर यूजेज अ टेप। तो आपने देखा होगा कि टेलर एक टेप का यूज, जब आप टेलर मास्टर के पास जाते हैं ना अपने कपड़े सिलवाने के लिए, तो आपसे कहते होंगे कि चलिए अपना मेजरमेंट दीजिए। तो उस टाइम पे वो एक टेप जैसा होता है ना उनके पास, इंच टेप उसे कहा जाता है, उसको उसमें रीडिंग्स लिखी हुई रहती है बेटा। तो उससे वो क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं ना आपका, तो उनके पास होता है। तो वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड। मीटर रॉड तो उनके पास क्या होती है बेटा, जो क्लोथ मर्चेंट यानी कि कपड़ा जहाँ से आप लेते हो उनके पास क्या होती है,
मीटर रॉड होती है, आपने देखी होगी, लोहे की जैसी वो लोहे की होती है और उसमें मीटर, 1 मीटर 2 मीटर आप जितना भी बोलते हो उसी से नाप के वो दे देते हैं, है ना। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए यू मस्ट चूज अ सूटेबल डिवाइस, आपके लिए जरूरी है कि आप एक सूटेबल डिवाइस का यूज कीजिए या चूज कीजिए। यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ द ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल, मीटर स्केल की हेल्प से। अब मीटर स्केल तो आपके पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि सारी की सारी डिस्टेंसेस को नापने के लिए आप मीटर स्केल का ही यूज करेंगे। मीटर स्केल का यूज सिर्फ नॉर्मल जो स्ट्रेट चीजें हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हो, सभी को नापने के लिए अलग अलग हमारे पास डिवाइसेस हैं। तो अपनी चेस्ट की लेंथ को नापने के लिए क्या आप मीटर स्केल का आपके पास जो स्केल है उसका यूज कर सकते हो बेटा? नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए, घुमावदार जो घूमे, मतलब कि पीठ से होते हुए चेस्ट तक जो लेके आए वैसा वाला चाहिए। तो उसके लिए तो आपको जैसे कि टेलर का टेप है, इस टाइप से कुछ चाहिए ना आपको, तो वैसे ही वही आपको बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस, तो इसके लिए मेजरिंग टेप जैसा कि टेलर के पास होता है वो ज्यादा सुटेबल रहेगा, है ना। तो फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, छोटे छोटे जो मेजरमेंट्स होते हैं उनके लिए, जैसे कि आपकी पेंसिल है, यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपके पास जो छोटी वाली स्केल होती है ना बेटा 15 सेंटीमीटर की, तो पेंसिल की पेन की लेंथ को नापने के लिए तो आप इजीली इनका यूज कर सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं, बोल रहा है कि इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, अगर किसी लेंथ की, किसी की भी लेंथ की मेजरमेंट आप नाप अगर आप लेना चाहते हैं तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। ओके, तो बोल रहे हैं कि प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इज फिगर 10.7, मीन्स कि आपको ना किसी भी चीज का, जिस भी चीज का आप लेंथ नापना चाह रहे हो, मान लो कि ये पेन है, पेन की आप लेंथ नापना चाह रहे हो, तो आपको स्केल को इसी के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, इसके इस टिप वाले पोर्शन से यहाँ तक के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिखा रखा है, देखो ये बॉक्स की लेंथ को नापना चाह रहे हैं, तो इस कोने से इस कोने तक उसके कॉन्टेक्ट में लेके आए हैं, है ना। तो आपने फर्स्ट स्टेप तो आपका ये है कि स्केल को जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको मेजरमेंट चाहिए, जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको नाप चाहिए, उसके कॉन्टेक्ट में आपको लेके आना है। ओके, इन some scales the end may be broken, कभी कभी होता है ना स्केल में किनारा टूट जाता है, तो इट्स ओके, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क्स क्लियरली, तो उसमें जीरो का जो मार्क होता है ना बेटा, स्केल जीरो मार्क से स्टार्ट होता है ना, फिर गैप होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर जीरो मार्क क्लियरली नहीं दिख रहा है, जैसे कि इसमें नहीं दिख रहा है बेटा, देखो 1 दिख रहा है ना, जीरो मार्क नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप इन केसेस में, आप क्या कर सकते हैं, यू शुड अवॉइड, आपको अवॉइड करना होगा टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क इन द स्केल। तो जीरो मार्क अगर आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि जीरो मार्क किधर है, कहां पर होगा, और दूसरा उस पॉइंट पे अगर वो टूट गया है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, उसी स्केल का यूज कीजिए, लेकिन यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। तो कोई भी फुल मार्क आप ले लीजिए, जैसे आपने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर से उसको मेजर करना स्टार्ट कर दिया, या अगर 1 भी नहीं दिख रहा है तो 2 सेंटीमीटर से मेजर करना स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट में उसे माइनस कर दीजिएगा। ओके, चलिए अभी बताती हूँ कैसे करना है। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है ना, उनके भी नहीं था तो उन्होंने मेजरमेंट लिया, 1 पॉइंट से ले लिया, 1 से उन्होंने लिया हुआ है। ओके बेटा, जैसे सॉरी ये वाला जो मार्क है इसमें, ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या कर लिया, 1 से ले रखा है, क्योंकि जीरो वाला एंड इनका टूटा हुआ है ना, तो क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे भी टूटा हुआ है तो पता नहीं चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, 1 से स्टार्ट कर दिया, जीरो वाले को आगे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो देन you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end। जब आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, जीरो से जब आप नहीं यूज करोगे, जीरो की जगह आपने अगर 1 से या 2 से अगर स्टार्ट किया है रीडिंग लेना, तो उस टाइम पे आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस रीडिंग को, जो रीडिंग आ रही है आपकी उससे। ठीक है, कैसे अभी बताते हैं, अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए फिगर 10.8b, यानी कि ये वाला जो है इन्होंने मेजरमेंट कहाँ से लिया है, 1 से लिया है। ओके, तो बोल रहा है कि देखिए द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज द 14.3। ठीक है, यहाँ कहाँ तक गया, 14.3 तक गया है।
ओके तो अब आप क्या कर देंगे, अगर आपने 0 से लिया होता तो फिर से माइनस करने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ओके लेकिन अब आपने 1 से लिया है तो अब क्या करेंगे, जो लास्ट एंड की रीडिंग आई, लास्ट एंड की रीडिंग कितनी आई 14.3, और फर्स्ट एंड में कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से किया था, तो इसको माइनस कर दोगे तो टोटल लेंथ जो आएगी 13.3 आएगी। और अगर 0 से स्टार्ट करते तो यहाँ पे 14.3 माइनस 0 करते तो कोई फर्क पड़ता बेटा, नहीं पड़ता। तो इसलिए 0 से जब आप स्टार्ट करोगे, अगर आपकी स्केल ठीक है, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो तब आपने कोई भी सबट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस 1 की जगह आपका 1 वाला पॉइंट भी 2 होता तो फिर -2 कर देते। ओके बेटा, अब समझ में आ गया होगा ना। नाउ नेक्स्ट, और क्या हमें केयर करनी चाहिए, करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। अब देखिए, जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल, आपकी आंखें भी करेक्ट पोजिशन में हैं, आप अच्छे से देख रहे हो उसे, क्योंकि अगर आप हिलते डुलते रहोगे तो फिर वो मेजरमेंट गलत भी हो सकता है। ओके तो your eye must be exactly in front of the view from the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9। ओके अभी देखते हैं हम, देखिए ये है, आप मेजरमेंट ले रहे हो, देखो ये बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, ये यहाँ से देख रहा है इधर दिखेगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इधर दिखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, आप बिल्कुल सामने होने चाहिए। जिसका भी आप मेजरमेंट ले रहे हो ना, जिस भी चीज़ का आप मेजरमेंट ले रहे हो, तो आप उसके जस्ट फ्रंट में होने चाहिए। जैसे कि ये दिस मिडिल वन स्टूडेंट है ना, फ्रंट में है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग उनको दिखाई दे रही है। लेकिन इनको क्या दिखाई दे रही है बेटा, देखो जो इधर साइड है उनको 7 दिखाई दे रहा है, इधर साइड वालों को 5 दिखाई दे रहा है, और जो सामने है उसको 6, तो 6 पॉइंट समथिंग। तो एग्जैक्टली मतलब कि जो ये देख रहा है वही सही होगा, है ना। B is the proper position of the eye for taking reading of the scale, right? तो वही आपको बताया जा रहा है, पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। तो नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5। अच्छा 7.5 है बेटा, 6.5 ना होके स्केल ऐसे रखी हुई है ना, तो 7.5 है। ठीक है, तो बी से जो रीडिंग है 7.5 सेंटीमीटर है। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में भी डिफरेंट। तो देखिए इनको तो अलग अलग नजर आ रहा है ना। तो जो मिडिल वन है उसे 7.5 नजर आ रहा है, बाकियों को इधर 5.8 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है, इनको 7 पॉइंट समथिंग, इधर 6 पॉइंट समथिंग इसको नजर आ रहा है। तो सबको अलग अलग नजर आ रहा है ना। तो जो करेक्ट पोजीशन है वो है बी की। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट में है, उसकी आंखों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल करेक्ट जगह पे है। ओके, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 हमें क्या कह रही है, क्या बता रही है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। तो आप ऐसा कीजिए अपने क्लासमेट, अब क्लासमेट तो बेटा मिल नहीं सकते ना, तो आप क्या करेंगे, आपके ब्रदर सिस्टर मदर जो भी हैं, तो आप उनका क्या करोगे, अपने हैंड स्पैन, हैंड स्पैन तो पता है ना, ऐसे करके आपको उनकी हाइट को नापिए। ठीक है, कैसे, मीटर स्केल, हैंड स्पैन से नापिए, उसके बाद अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल से नापिए। ठीक है, होगी ना, मीटर स्केल तो होती है सबके पास। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। इसके लिए अपने क्लासमेट से, अब यहाँ पे क्लासमेट ना बोल के क्या बोलेंगे, अपने फैमिली मेंबर से, जिसका भी आप हाइट नाप रहे हो बेटा, उनसे कहिए कि दीवार के सहारे खड़े वो हो जाएं। ओके, दीवार, अपनी बैक को दीवार पे लगाएं और वो खड़े हो जाएं। ओके बेटा, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। तो जिसकी भी आप हाइट का नाप ले रहे हो, उनके हेड के पास ना, हेड के ठीक ऊपर पे एक मार्क लगा दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए, क्योंकि आप उनकी बॉडी से थोड़ी ना नापोगे ना, वॉल पे नापोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो वहाँ पे मार्क लगा दीजिए। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विथ योर हैंड स्पैन। तो अब क्या कीजिए, जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ से जहाँ तक आपने मार्क लगाया है, अपने हैंड स्पैन का यूज़ करते हुए नाप लीजिए। ओके, एंड देन विथ अ मीटर स्केल, तो उसको नोट कर लीजिए, कितने हैंड स्पैन आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, कितने आए वो नापिए, और उसके बाद मीटर स्केल से ठीक वैसे ही उसको नापिए। तो अब देखिए मीटर स्केल की रीडिंग और अपने हैंड स्पैन की रीडिंग को नोट कीजिए। तो लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लैंड इन अ सिमिलर वे। सभी के सभी स्टूडेंट्स को ऐसे ही आपने क्या करना है,
मेजर करना है लेंथ को और रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। उसके बाद टेबल 10.3 में मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ आपने ऐसे करना, आप घर में जितने भी मेंबर हैं आपके उनके साथ ऐसे कीजिए, और इससे आपको पता है क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, सबकी हाइट भी पता चल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, है ना, आपको सीखने को भी मिल जाएगा। तो हु मेजर द हाइट, हाइट किसने मेजर करी है, एक ही, पहले एक ही करेगा, ठीक है। जैसे आपका नेम अगर साहिल है तो यहाँ पे साहिल 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 आप लिखोगे, ओके बेटा। तो किसने मेजर किया, तो और यहाँ पे लिखेंगे हाइट इन हैंड स्पैन, तो एक मेंबर की, जिस मेंबर की आप कर रहे हो उसका नेम नहीं लिखोगे, ठीक है। तो जैसे आपने अपने सिस्टर की करी, तो सिस्टर में कितने हैंड स्पैन आए और हाइट कितनी थी, ओके बेटा। और दूसरा फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से हैंड स्पैन दूसरे मेंबर के लिए, फिर सेंटीमीटर में हाइट, फिर से हैंड स्पैन, फिर सेंटीमीटर में हाइट, फिर से हैंड स्पैन, फिर सेंटीमीटर में हाइट आपने ऐसे करनी है, ठीक है। तो स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट, तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग रिजल्ट आएगा, ऑफकोर्स सबकी हाइट सेम नहीं होगी। तो द रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज अ लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। तो ये जो सेकंड वाला कॉलम है इसके लिए तो सारी रीडिंग अलग अलग आने वाली है, क्योंकि सभी के लिए हैंड स्पैन अलग अलग हो सकते हैं ना। तो द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। फिर बोला लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3, अब कॉलम 3 के रिजल्ट को आप देखिए, वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल, जहां पे आपने मीटर स्केल या किसी भी स्टैंडर्ड स्केल का यूज किया है। तो बोला कि द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, तो आपको दिखेगा कि जो ये रिजल्ट है ना वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, क्योंकि एक क्लास में पढ़, अब फैमिली में बेटा हो सकता है कि बहुत क्लोज ना आए, क्यों, क्योंकि सभी बड़े छोटे होते हैं ना। अगर आप क्लास में करते हैं तो क्लोज आता है, क्योंकि एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे लगभग सेम ही तो होते हैं, एक जैसे ही तो हाइट होती है ना, थोड़ी तो बड़ी छोटी होती है। तो आप देखोगे कि थोड़ा ऊपर नीचे ही हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। तो द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, क्या वो एग्जैक्टली इक्वल हैं? इफ नॉट व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस, अगर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे को डिफरेंस क्यों आया? आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन, तो आप सभी एक ही यूज कर रहे थे, अलग अलग हैंड स्पैन नहीं कर रहे थे। अच्छा, इसमें ऐसे कर लीजिए ना बेटा, इसमें आप कर लीजिए एक बार यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जैसे आपका नाम साहिल है, आप यहाँ पे साहिल एक बार कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो सिस्टर है वो कर लेंगी, फिर आपकी जो मदर है वो कर लेंगी, आपके फादर कर लेंगे, तो ये कर लीजिए। और उसके बाद सबके हैंड स्पैन लगाइए और मीटर स्केल से एक ही के लिए, जैसे कि साहिल ने मेज़र की अपनी मदर की हाइट हैंड स्पैन में, ओके यहाँ पे आपने कर लिया। उसके बाद हाइट को फिर सेंटीमीटर वाले से कर लीजिए, फिर उसके बाद आपकी मदर ने फिर उसके बाद आपकी सिस्टर ने कर लिया, उनके हैंड स्पैन लिखिए, आपकी मदर के लिए ही करेंगे, एक ही के लिए करने वाले हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटीमीटर में हाइट लिख दीजिए, और फिर आपके फादर ने आपकी मदर की ही हाइट नाप ली, तो उसके बाद फिर यहाँ पे को फादर के हैंड स्पैन कितने आए वो लिखिए, और फिर उनकी सेंटीमीटर में हाइट नोट कर लीजिए। फिर आपके कोई भी अगर फैमिली मेम्बर है उन्होंने फिर से कर लिया आपके मदर के लिए या आपके लिए ही कर लिया, तो लेकिन यहाँ पे सबके लिए एक ही के लिए होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हैंड स्पैन लिख देंगे और यहाँ पे हाइट लिख देंगे, ठीक है। तो हाइट इन सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, जैसे आप एक ही का हाइट नाप रहे हो लेकिन अलग अलग लोग नाप रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी हाइट, मैंने कहा कि बेटा आओ और मेरी हाइट को नापो, तो मैं 1 2 3 4 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी और वो 4 के 4 स्टूडेंट मेरी ही हाइट को नापेंगे। पहले तो अपने हाथ की हेल्प से, हैंड स्पैन की हेल्प से नापेंगे और सबके हैंड स्पैन में लिख दूंगी। सपोज एक का 10 आया, एक का 20 आया, 20 तो नहीं आएगा, एक का 15, एक का 20, एक का 18, एक का 17 ऐसे आया। फिर हाइट सेंटीमीटर में देखेंगे कि कैसे आ रही, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए तो एक ही स्केल होगी ना बेटा, वो तो स्टैंडर्ड स्केल होगी। अब आप देखोगे कि ये एक ही इंसान का जब आप नाप रहे हैं तो यहाँ पे या तो सेम आना चाहिए, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो इट मीन्स क्या हुआ बेटा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी मदर की हाइट को नाप लीजिए और फैमिली के अलग अलग मेंबर आपकी हाइट, उनकी हाइट को नापेंगे, तो हैंड स्पैन तो अलग अलग आ सकते हैं लेकिन हाइट सेंटीमीटर में सेम आएगी। क्यों? क्योंकि वो हाइट तो सेंटीमीटर, हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज कर रहे हैं ना, वो आप भले ही आप नापो, आपकी मदर खुद नापे, आपके फादर नापे, कोई भी नापे, वो तो सेम आना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ एरर था जहां पे थोड़ा सा आप करेक्टली नहीं नाप पाए, थोड़ा हिल डुल गए थे या आपका मार्क्स जो था वो ऊपर नीचे हो गया, तो इस वजह से आप नहीं नाप पाए। तो ये जो होते हैं इनको एरर कहा जाता है, ठीक है। तो पहले
मैंने आपसे बोला कि अलग अलग करो, तो अलग अलग नहीं करना, मीन्स कि पहले मैंने आपसे बोला कि एक ही का करो, तो एक ही का नहीं करना है, मीन्स कि यहाँ पे साहिल 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 लिखो बोला था ना, ऐसा नहीं करना है। तो आपने कि कौन मेजर कर रहा है, अगर साहिल कर रहा है तो साहिल लिखिए, फिर सेकंड टाइम आपकी सिस्टर कर रही है तो यहाँ पे सिस्टर या उनका नेम लिख लीजिए, मदर कर रही है तो आप मदर लिख सकते हैं, फादर कर रहे हैं तो फादर लिख सकते हैं, और किसी एक की ही हाइट को नापना है बेटा, ओके, एक की ही हाइट को नापिए और हैंड स्पैन को लिखिए, अलग अलग लोगों के हैंड स्पैन, आया ना समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मेरी हाइट को नापिए, मैं साहिल को बुलाऊंगी, सौरभ को बुलाऊंगी क्लास से, और बहुत सारे और भी बच्चे हो सकते हैं ना, अखिल को बुला सकती हूँ, अभिषेक को बुला सकती हूँ, फिर उनसे बोलूंगी कि 1 बाय 1 आप पहले अपने हाथ से मेरी हाइट को नापिए, फिर मैं उनकी हाइट, उनका जो हाइट आएगी, मेरी जो हाइट आएगी उनके हैंड स्पैन से उनको लिखने के लिए बोलूंगी, फिर उसके बाद मैं उनसे बोलूंगी कि अब आप सेंटीमीटर जो स्केल है, स्टैंडर्ड स्केल है, उससे मेरी हाइट नापिए, ठीक है, वो मेरी हाइट नापेंगे। वैसे तो होना क्या चाहिए, सबका सेम आना चाहिए, ये वाला कॉलम सबका सेम आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि सेम ना आए, तो मेरी हाइट तो वही रहेगी ना बेटा, सेंटीमीटर में भी तो वही रहेगी, सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि हैंडस्पैन हाथ तो किसी के छोटे और किसी के बड़े होंगे, लेकिन मीटर स्केल तो उतनी ही होगी, है ना। तो हाथ का तो अलग अलग आ सकता है, लेकिन ये सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है इट मीन्स कि आपने अच्छे से नहीं नापा, या कोई एरर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, आप ध्यान से नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या हो गया, फिर दोबारा से आप करेंगे। तो बोल रहा है आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन। तो यहाँ पे को जब स्केल का हम यूज करते हैं तो सभी के सभी क्या कर रहे थे, सेम स्केल का यूज कर रहे थे, हैंड स्पैन की तरह अलग अलग तो उनका हो नहीं सकता। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो छोटा सा एरर, थोड़े से जो एरर हो जाता है ऑब्जर्वेशन को देखने में, उसी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट। तो हायर क्लासेस में हम जानेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, जो एरर है उनका उनको कैसे उनको कैसे ठीक किया जाता है, या कितना जरूरी है एरर्स को ध्यान में रखना, कितना जरूरी है केयरफुली रीडिंग लेना, ये हम अपने हायर क्लासेस में जानेंगे। ओके, नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो अब क्या करना है, कर्व्ड लाइन, ये तो ठीक है स्ट्रेट चीजों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई कर्व्ड लाइन है, मुड़ी हुई, जैसे मोड़ होते हैं ना बेटा, रोड में जो मोड़ होते हैं उनकी लेंथ को आप कैसे नापोगे, या कोई ऐसे कर्व्ड जगह कोई है उसको आप कैसे नापोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। अब यहाँ पे तो मीटर स्केल का यूज करना इम्पॉसिबल है, मीटर स्केल तो बिल्कुल ऐसी होती है, देखो मीटर स्केल तो ये है ना, तो फिर मुड़ी हुई लाइन को या मुड़े हुई जगह को आप कैसे नापोगे, उससे नहीं नाप सकते, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, वी कैन यूज अ थ्रेड। यस, हम यूज कर सकते हैं एक तागे का, है ना, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो एक कर्व्ड लाइन की लेंथ को नापने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं थ्रेड को। अब आप सोच रहे होंगे कि थ्रेड का यूज तो कर लेंगे, लेकिन थ्रेड में नंबरिंग कैसे पता चलेगी हमें, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यही सोच रहे हो ना। तो चलिए जानते हैं, एक्टिविटी करते हैं और हमें पता चल जाएगा उससे, है ना। तो एक्टिविटी 4, तो आप ये एक्टिविटी तो कर सकते हो बेटा, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। तो आपने क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है एक कर्व्ड लाइन हम मान रहे हैं, आपने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को आपने नापना है, आपने सोच लिया, ठीक है। तो अब उसको आप उसको एक पॉइंट को ए नेम दे दीजिए, दूसरे पॉइंट को बी नेम दे दीजिए। ओके, नाउ पुट अ नोट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। तो एक साइड नोट मीन्स गांठ लगा दीजिए, ठीक है, पॉइंट ए में हमने गांठ लगा दी। ओके, जहां से कि पता चले कि हाँ हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब प्लेस दिस इट्स एंड प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए। तो इस नोट को, इस जो गांठ है उसको पॉइंट ए पे रख दीजिए, ठीक है। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ थ्रेड अलोंग द लाइन। तो अब छोटा छोटा पोर्शन जैसे इन्होंने रखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे इन्होंने गांठ लगाई थी, पॉइंट ए में रख दिया, उसके बाद धीरे 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 इन्होंने उसी लाइन के ऊपर क्या कर दिया बेटा, उसको रख दिया, है ना। तो नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का छोटा सा पोर्शन उन्होंने उस लाइन में रख दिया, कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। तो उसके बाद इसे क्या कर दिए, खींचते जाइए, ऐसे खींचते जाइए, मतलब कि फैलाते जाइए अपने फिंगर और थम्स का यूज करके। ओके, एंड फिर उसके बाद क्या बोला गया है, होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विथ वन हैंड। तो एक एंड को होल्ड करके रखिए, एक एंड को होल्ड करके रखेंगे वरना इधर उधर खिसक जाएगा ना। यूजिंग द अदर हैंड, दूसरे हैंड का यूज करते हुए, स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन। तो उसके बाद थोड़ा सा उसको फैला दीजिए, खींच दीजिए, कर्व्ड लाइन को यूज, जैसे कर्व्ड लाइन में करेंगे ना, ऐसे तागे को खींचते रहिए, ऐसे खींचते रहिए ताकि लेंथ भी उसकी बढ़ते रहे और नाप भी आपकी, मेजरमेंट भी आपके आते रहे, ठीक है। गो नाउ चेंज, नाउ टर्न योर पेज
Go on repeating this process till other and B of the curved line is reached. तब तक ऐसे प्रोसेस ऐसे करते रहिए, तब तक उसे लेके जाते रहिए, घुमाते हुए, जहाँ जहाँ जितने भी घुमावदार मोड़ हैं जाते रहिए, ऐसे होल्ड करते हुए जाते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक कि आप पॉइंट बी पे अपने नहीं पहुंच जाते हैं, एंड बी पे वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि आपने कहा था कि आप यहाँ तक मेजर करने वाले हो. ओके बेटा, तो बोल रहा है मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी. तो वहाँ पे थ्रेड में, धागे में एक मार्क लगा दीजिए या वही नोट गांठ लगा दीजिए जहाँ, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, यह मार्क लगा दीजिए कि मैं एंड बी तक पहुंच गया हूँ. आपको जब आप, क्योंकि धागा तो आप बड़ा सा लेंगे ना, तो फिर आप वहां पे तक करेंगे तो पता कैसे चलेगा, आपको मार्क तो लगाना ही पड़ेगा कि हाँ ये पॉइंट बी है, यहीं तक है. तो बोल रहे नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल. अब क्या करेंगे, मीटर स्केल लगा दीजिए और मीटर स्केल के ऊपर फर्स्ट जहां पे ए पॉइंट में आपने जो गांठ लगाई थी वहां से बी पॉइंट तक वाले को क्या कर दीजिए, खींच दीजिए. ओके तो अब क्या करेंगे, मीटर स्केल के ऊपर रखेंगे. तो मीटर स्केल के पास तो रीडिंग होती है ना बेटा, तो पॉइंट ए से पॉइंट तक की जो रीडिंग है वो आपको पता चल जाएगी, है ना इजी. Measure the length between the knot on the beginning and the final mark on the thread. This gives the length of the curved line AB. तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो कर्व्ड लाइन है उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी. ओके तो ये एक्टिविटी तो बहुत इजी है, ये और इससे पहले वाली एक्टिविटी ये तो आप इजीली कर सकते हो, है ना. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distance and length correctly. हमने देखा कि कितना ज़्यादा ध्यान रखना है, हमने कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को या लेंथ को जब हम मेजर कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, कितना ध्यान रखना पड़ रहा है ना. एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट एंड डिवाइसेस विथ विच वी मेजर दिस डिस्टेंसेस एंड कैन कन्वे आर रिजल्ट टू अदर. तो हमने ये भी जाना कि हमें ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने जाना कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स और डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिनको कि हम मेजर करते हैं इन डिस्टेंसेस को, और ताकि हम अपने रिजल्ट बता सकें, हम अपने अच्छे रिजल्ट, अच्छे मीन्स हम अपने एग्जैक्ट रिजल्ट बता सकें, उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है बेटा, इतना आया ना समझ में. एक वाले में हमने हाइट को नापना है, दूसरे वाले में हमने एक कर्व्ड लाइन को नापना है, तो दोनों को हमने सीख लिया है. नाउ मूविंग थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि मूव करती है, उसके बारे में जानते हैं. अब ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, हमें तो पता है कौन कौन मूव करता है ना. Now activity 5, think of some objects you have seen recently. तो जल्दी से सोचने की कोशिश कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले या एक दो दिन पहले आपने कौन कौन सी ऐसे चीज़ देखे हैं या कौन कौन किस किस को आपने देखा है, और लिस्ट दैम इन टेबल 10.4. टेबल 10.4 आपको दी गई है, उसको लिस्ट कर दीजिए. ओके दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग. आपने जो चीज़ें देखी हो, एक स्कूल बैग हो सकता है, अ मॉस्किटो एक मच्छर हो सकता है, टेबल हो सकता है, पीपल सिटिंग ऑन चेयर और पीपल मूविंग अबाउट. लोग बैठे हुए हैं चेयर्स में और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एक हाउस फ्लाई आपने देखी हो, एक बटरफ्लाई आपने देखी हो, हैन आपने देखा हो, और आपने क्या देखा होगा बेटा, बस आपने देखी हो, कार आपने देखी हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी. तो बोले द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई. यस, लिस्ट में बटरफ्लाई हो सकती है, डॉग हो सकता है, काव हो सकता है. योर हैंड, आपने अपने हाथ भी तो देखे ना. अ स्मॉल बेबी, एक छोटा सा बच्चा आपने देखा हो सकता है. अ फिश इन वाटर, अगर आप वाटर के आसपास कहीं गए तो आपने फिश देखी हो सकती है. अपने आसपास घर देखे होंगे. अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री आपने देखी है. अ छोटा सा अ पीस ऑफ अ स्टोन, स्टोन हो सकता है. हॉर्स हो सकता है, बॉल हो सकती है, बैट हो सकती है, मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन आपने देखी हो सकती है. अ वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी आपने देखी हो सकती है. हैंड्स ऑफ क्लॉक, हाथ की घड़ी आपने देखी हो सकती है ना. मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन. तो अपनी लिस्ट को, इसमें तो इतना ही दिया है, तो अपनी लिस्ट को आप और बड़ा कर सकते हो. ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक में आप इसे लिख सकते हो. तो विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट, और उसमें से फिर आइडिया लगाए कि जितनी भी चीजें आपने देखी उनमें से मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग कौन कौन थी, और जो मूव नहीं कर पा रही थी, जो रेस्ट में थी, वो कौन कौन थे. ठीक है, जो कि मूव कर पाते हैं और जो मूव नहीं करते हैं, उनकी आपने क्या करनी है बेटा, लिस्ट बनानी है. ओके नाउ हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट
इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो काम कर रहा है, वो इधर उधर जा रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप उसे कैसे डिसाइड करोगे? यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आपने जरूर ये नोटिस किया होगा कि एक चिड़िया एक ही जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रहती, वो जल्दी से उड़ के दूसरी जगह में चले जाती है ना। वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, जबकि टेबल जब तक आप उसे शिफ्ट नहीं करने वाले हो, जैसा था जहां था, आड़ा तिरछा सीधा जैसा भी है वो वैसा ही रहेगा, है ना। तो ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो इसी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऐसा या कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में। ठीक है, आप उसको, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे वो रेस्ट में होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? मोशन में है ना। तो लेट अस लुक एट दिस मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। तो एक आंट का हम देखते हैं। आंट मीन्स चींटी। आपने चींटियां देखी है ना बेटा, तो चलिए जानते हैं चींटी के मोशन के बारे में। ओके, तो इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास चींटी मीन्स की अगर आप चाहते हो कि एक्टिविटी करो तो कर सकते हो, इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। थोड़ा बाहर, अंदर ना करके बाहर करना इसको बेटा, ठीक है, मतलब बरामदे में या छत में आप कहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि अंदर करेंगे तो फिर चींटियां आ जाएंगी अंदर, तो अंदर नहीं करना। ओके, सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स। तो एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट कीजिए जहां पे को आपको लगता है कि हाँ आंट तो आ ही जाएंगी, यहाँ पे चींटियां तो आ ही जाएंगी। ओके, स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। तो क्या कीजिए, एक व्हाइट पेपर को ग्राउंड पे जहाँ पे आपको लगता है कि चींटियां होंगी तो वहां पे रख दीजिए, और उसके ऊपर थोड़े से शुगर रख दीजिए, मतलब कि चीनी आप उसमें रख दीजिए। ओके, ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants ट्वेलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। आप देखेंगे कि आपने जैसे ही शुगर उसमें रखा ना, तो शुगर बहुत पसंद होता है, चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि बहुत सारी चींटियां उसमें आने लगी हैं। ठीक है, उस वाइट पेपर में, जिसमें कि मैंने वाइट पेपर, या आपकी बुक में वाइट पेपर इसलिए दिया क्योंकि आंट कैसी होती है, थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप या थोड़ा ब्राउनिश होती है ना, तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो वो आती है, वो अट्रैक्ट होती है, उनको बहुत पसंद होता है, तो बहुत सारी आंट क्रुएल कर रही हैं, चल रही हैं, आप देखेंगे। फॉर एनी वन आंट, किसी भी एक आंट के लिए आप क्या, अब वहाँ पे एक ही, जरूरी नहीं है कि एक ही आए, बहुत सारी भी आ सकती है ना, तो किसी एक आपको बहुत सारे आंट की नहीं देखना है, आप किसी एक आंट को क्या कर दीजिए, देखिए। ठीक है, पकड़ना नहीं है बेटा, वो काट भी सकती है और हो सकता है कि आपके पकड़ने से वो इंजर्ड भी हो जाए, तो उसे पकड़ना नहीं है, बस उसके मोशन को आपने ऑब्जर्व करना है, वो कहाँ कहाँ जा रही है उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और मार्क करते रहिए, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वहाँ पे मार्क करते रहिए उस व्हाइट पेपर में। ओके, फॉर एनी वन आंट ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विथ अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन। जहाँ पे वो है वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे मार्क कीजिए। वैन इट जस्ट स्क्वेयर्ड वन टू द शीट ऑफ पेपर। जब ये देखिए, जैसे इसमें दिखा रखा है ना, पहले ये यहाँ थी, थोड़ी देर बाद ये आंट यहाँ पहुँच गई, तो डॉटेड लाइन से यहाँ, थोड़ी देर बाद ये आंट यहाँ पहुँच गई, उसके बाद यहाँ पहुँच गई। तो एक आंट के लिए आप ऐसे कीजिएगा कि उसको कोई हार्म ना हो। ठीक है, कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट बेटा हमारी वजह से हार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं करी। आंट भी तो हमें हेल्प कर रही है ना, सीखने में हेल्प कर रही है, फिर अगर उसको ही हमने प्रॉब्लम पहुंचा दी तो फिर क्या फायदा हमारे इस एक्सपेरिमेंट का। अगर हमने उसको हर्ट कर दिया तो उसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस उसकी पोजीशन के, उस जैसे जैसे जहां जहां वो जा रही है उसके पीछे पीछे आप क्या कर दीजिए, उसमें मार्क कर दीजिए। ओके, कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एज इट मूव अलॉन्ग अ शीट ऑफ पेपर। तो जैसे जैसे वो जारी है वैसे वैसे मार्क करते रहिए अपने शीट पे, पेपर शीट पे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट। उसके बाद क्या कर दीजिए, शुगर को नीचे डाल दीजिए उस पेपर से, और आंट को भी धीरे धीरे नीचे डाल दीजिए। ठीक है, तो कनेक्ट द डिफरेंट, अब आपने क्या करना है, जहां जहां आपने पॉइंट लिए थे अलग अलग पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। या जैसे एक बार आंट यहाँ पे थी तो आपने यहाँ पे राउंड कर दिया, फिर आपने कहा कि चलो मैं अभी ऐसे डॉटेड नहीं कर रहा हूँ, फिर दूसरी जगह जहाँ पे वो रुकी वहां पे आपने गोल कर दिया, फिर तीसरी जगह रुकी वहां पे आपने सर्कल कर दिया, फिर सर्कल कर दिया। उसके बाद लास्ट में जब आपने चीनी और चींटी दोनों ही गिरा दी, तो उसके बाद इनको ऐसे 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 करके मिला दीजिए, सारे के सारे पॉइंट्स को मिला लीजिए विथ एरोज टू शो द डायरेक्शन इन द आंट। अगर वो इस डायरेक्शन में थी बेटा तो इधर के डायरेक्शन ऐसे दिखा दीजिए। अगर आपने इसे यहाँ से नोट किया था तो उसे ऐसे दिखा दीजिए, जैसे आपकी बुक में यहाँ से दिखाया है कि पहले चींटी यहाँ पे आई, यहाँ से, फिर उसके बाद उसने शुगर पकड़ा है, देखो शुगर को पकड़ा, उसका एक शुगर तो यहीं रह गया, फिर वो वापस इधर से लेके गई, दूसरा वाला लेके जा रही है, कैरी करके लेके जा रही है, और लेके जा रही है, इधर की पोजीशन दिखाइए। तो आप जहां से आपकी चींटी है, जहां जा रही है, आप उधर से नोट कीजिए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल रहे हैं कि
इन विच एन आंट मूविंग, जहाँ जहाँ वो मूव करी उधर उस साइड से उस डायरेक्शन में एरो लगाते हुए आप जाइए. ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज वेयर द आंट मूव टू इन इंटरवल ऑफ फ्यू सेकेंड. तो हर एक पॉइंट में जिसमें आप मार्क करेंगे वो शो करेगा कि आंट मूव कर रहा था छोटे छोटे सेकेंड के गैप में, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जा रही थी वो. मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट. आप देखेंगे कि जो मोशन होता है कभी कभी कुछ टाइप के चेंजेस को लेके आता है. पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है. जैसे कि पहले चीटी यहाँ थी, अब वो यहाँ पहुंच गई, ठीक है. पहले यहाँ थी, यहाँ से घूमते हुए यहाँ से घूमते हुए यहाँ, कुछ इस तरीके से वो आ गई. तो आपको नहीं लगता कि चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स. इन एक्टिविटी 5 यानी कि जो हमने ये वाली एक्टिविटी की बात करी थी, कौन मुड़ रहा है, कौन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कौन नहीं जाता है. तो Activity 5. Where did you place object like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? तो जब आप ग्रुप कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो आपने बेटा घड़ी, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, इनको आपने कौन से ग्रुप के ऑब्जेक्ट में रखा? मूविंग में रखा, जो मोशन में है उसमें रखा, या जो मोशन में नहीं है उसमें रखा? मतलब रेस्ट में रखा या मोशन में रखा? आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? अगर आपने इनको मोशन में रखा था तो क्या आपने देखा कि घड़ी एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली गई? नहीं देखा होगा बेटा, है ना. ऐसे फैन आपने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था? नहीं दे रहा था. तो इट मीन्स कि अगर आपने मोशन में किया है तो फिर थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं है ना. तो फिर नो, नहीं देखा. तो डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? लेकिन ये तो मोशन में नहीं थे, लेकिन आपने जरूर इसके पार्ट्स का मोशन देखा होगा. जैसे आपने घड़ी देखी, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो चलती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है. फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो हिलते हैं. स्विंग मशीन भी काम कर रही है. तो यहाँ पे बोल रहा है डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? द ब्लेड ऑफ द फैन और हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक की जो सुइयां होती हैं, हैंड्स से कहा जाता है, वो मूव करती. हाउ आर दे मूविंग? ये कैसे मूव कर रहे थे फिर? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और अ ट्रेन? क्या इनका मूवमेंट सिमिलर था एक चीटी और ट्रेन के मूवमेंट की तरह? लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस. तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी अब हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ मोशन. तो अब टाइप्स ऑफ मोशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ही मोशन नहीं होता है बेटा, और भी मोशंस होते हैं. या आप कह सकते हैं कि एक ही जगह पे भी अगर चीज़ें घूम रही है तो उसमें भी एक टाइप का मोशन होता है. अब किस टाइप का मोशन है हम ये देखते हैं. ओके, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल. तो आपने देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, जैसे हमको दिया गया था कि आपने कौन से ग्रुप में रखा, एक जगह से दूसरी जगह मूविंग वाले में रखा या रेस्ट वाले में रखा. अब आपने कहा कि मैंने मूविंग वाले में रखा, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या वो एक जगह से दूसरी जगह गया? आपने कहा नहीं. फिर मैंने बोला कि आपने मोशन में कैसे रखा फिर उसे? वो तो रेस्ट में होना चाहिए था. फिर आपने कहा कि मैम हम रेस्ट में भी कैसे रखे, क्योंकि उसकी तो जो सुइयाँ हैं, क्लॉक की जो सुइयाँ हैं, फैन का जो ब्लेड है वो तो हिल ही रहा है ना, वो तो एक जगह, वो तो घूम ही रहा है, वो तो अपनी जगह पोजिशन को चेंज कर ही रहा है. तो फिर हम तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि अब हम इसको किस में रखें, मूविंग में रखें या रेस्ट में रखें. क्योंकि ना तो वो रेस्ट में हमें लग रहा है क्योंकि उसके पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ना ही हमें वो मूविंग नजर आ रहा है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पूरा का पूरा पार्ट उठ के तो जा ही नहीं रहा है ना. ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई. तो इस कंफ्यूजन को हम क्लियर कर लेते हैं, है ना. तो अब जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फैन है, ये जो हैंड्स पे जो घड़ी है, हाथ की जो घड़ी है या दीवार की जो घड़ी है, ये आखिर मोशन में है भी या नहीं है. अगर मोशन में है तो वो कैसा मोशन है, ठीक है, इसके बारे में अब हम जानते हैं. ओके बेटा, तो देखिए क्या बोला जा रहा है. यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड. आपने व्हीकल का स्ट्रेट रोड में मोशन आपने देखा होगा. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड. आप किसी परेड में अगर गए हैं तो आपने देखा होगा कैसे लेफ्ट राइट करते हुए चलते हैं ना सभी सोल्जर. और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. किसी स्टोन का गिरना आपने देखा होगा, जैसे 10.12 इसमें दिखाया गया. देखो गाड़ियां चल रही हैं, सोल्जर मार्च पास्ट कर रहे हैं, है ना. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस. तो एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाली गाड़ी, सोल्जर का मार्च पास्ट करना और पत्थर का गिरना. तो ये जो मोशन है वो किस टाइप के मोशन है बेटा? आपको किस टाइप के मोशन, क्योंकि मोशन में तो है, एक जगह से दूसरी जगह तो ये जा रहे हैं, इट मीन्स कि ये मोशन में तो है. अब हमें पता चल गया, ठीक है. तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस टाइप का मोशन है? स्प्रिंटर्स इन 100. स्प्रिंटर्स मीन्स धावक होता है बेटा, जो रेसर्स होते हैं ना,
जो दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, आपने देखा होगा टीवी में, जैसे कि 100 मीटर की दौड़ बोलते हैं, 200 मीटर की बोलते हैं, है ना। तो स्प्रिंटर इन द 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, मतलब कि यहाँ पे जो बात हो रही है, देखिए स्ट्रेट, बहुत बार यहाँ पे कोई स्ट्रेट वर्ड आया है, तो यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेट रोड में, स्ट्रेट जगह में चलने वाला जो मोशन है, एक स्ट्रेट सीधा जो मोशन है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग, तो क्या आप इसी टाइप के कुछ और एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हैं, कि आपको याद आ रहे हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो स्ट्रेट के लिए हो। तो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इन सभी एग्जाम्पल्स में जो हमको बताए गए, जैसे धावक का दौड़ना 100 मीटर की रेस में, और सोल्जर्स का परेड करना, गाड़ियों का स्ट्रेट रोड में चलना, ये सभी हमने क्या देखे, स्ट्रेट लाइन में इनका मोशन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन, किस टाइप का बेटा, ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हम देखें तो एक हिसाब से तो ये गाड़ियां भी तो नॉन लिविंग है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं, वो तभी जाएंगी जब हम उसे लेके जाएंगे, लेकिन मोशन तो हो रहा है भाई, उसके पार्ट्स का मोशन तो हो रहा है, उसके पहिए तो चल रहे हैं, व्हीकल तो चल रहा है, इट मीन्स की मोशन में तो वो है ना। तो और स्ट्रेट लाइन में जो होने वाला मोशन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन होगा तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन हम कह देते हैं, है ना। इजी, स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कह दीजिए। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 7। टेक अ स्टोन, एक पत्थर लीजिए, टाई अ थ्रेड टू इट, उसमें एक तागा बांध दीजिए या धागा बांध दीजिए, एंड व्रिल इट विथ योर हैंड, उसे घुमा दीजिए, हाथ से ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से घुमा दीजिए। ओके, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, अब स्टोन के मोशन को आप नोट कीजिए, ठीक है। नॉर्मली स्टोन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है ना, यही तो होता है। स्टोन नॉन लिविंग है, जब तक आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाओगे वो मोशन नहीं करने वाला है। लेकिन अब हमने उस स्टोन में धागा बांध दिया है, हमने उसे घुमाया तो मोशन में आ गया ना, तो अब उस स्टोन के मोशन को चेक कर दीजिए। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, आप देखेंगे, हम देखेंगे कि जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, जब उसमें हमने धागा बांध दिया था। तो ओके, in this motion the distance of the stone from your hand remain the same, तो इस टाइप के मोशन में आपके जो हाथ का डिस्टेंस जो था स्टोन से वो उतना ही रहेगा। मतलब कि अगर मैंने ऐसे लटकाया था, मान लो ये तागा है और यहाँ पे कोई स्टोन है, तो उसने मैंने ऐसे छोड़ा, स्टोन ऐसे घूमता रहा, तो डिस्टेंस तो इतनी ही रहेगी ना, डिस्टेंस तो यही रहेगी। वो अगर ऐसे घूम रहा है तो डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो रही है, दूराई तो इतनी ही रह रही है, इसी में गोल गोल वो घूम रहा है ना बेटा, तो इसमें क्या रहता है, डिस्टेंस सेम रहती है। कौन से मोशन में, सर्कुलर पाथ में, किसी भी सर्कुलर पाथ में। इससे पहले वाला कौन सा पाथ था, स्ट्रेट पाथ था, और सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर, जैसे कि इसमें होगा सर्कुलर मोशन होता है ना, तो इसमें सर्कुलर मोशन होगा। ओके बेटा, नाउ द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन है, इसकी ब्लेड ये होती है बेटा। ओके, तो ये इसके मोशन को देखिए। ऑन द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, तो हैंड क्लॉक जो होती है इसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन होती है, गोल गोल घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो गया। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर, जैसे कि ये है इलेक्ट्रिक क्लॉक बाय themselves आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब लेकिन ये बात भी सही है कि जो इलेक्ट्रिक फैन है और जो हैंड क्लॉक है वो खुद से तो नहीं मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं है, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो जैसे फैन की जो ब्लेड है वो रोटेट हो रही है, हैंड जो क्लॉक के जो हैंड है वो रोटेट हो रहे हैं। तो इफ वी मेक मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन और ऑन द हैंड ऑफ अ क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। तो इसलिए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, उनके पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर आप एक फैन के इसकी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को आप नापोगे, यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस को नापोगे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस
डिस्टेंस को नापोगे, फिर रोटेट कराओगे तो जो डिस्टेंस थी जैसी थी वैसी ही रहती है, सेम ही वो रहती है। तो इस टाइप के मोशन को, जिसमें कि जो डिस्टेंस है सेम रहती है और एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, सर्कुलर मोशन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को चेंज करते ही रहता है, मतलब कि थोड़े टाइम बाद रिपीट करता है, चेंज नहीं रिपीट कर देता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो इस टाइप के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। अभी तक हम दो टाइप के मोशन पढ़ के आ चुके हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन, और दूसरा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में होने वाला मोशन। थर्ड टाइप का मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन जो कि टाइम टू टाइम खुद को चेंज, अपने आप को रिपीट करते रहता है। ठीक है, टेक द स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7। पिछली एक्टिविटी में जैसे आपने एक धागे का यूज किया था, एक धागे का यूज किया था, वैसे एक तार का यूज कीजिए और उससे स्टोन बांध दीजिए। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। तो ऐसे पकड़ के रखिए और उस स्टोन को ऐसे लटका दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो एक मोशन करेगा। कैसे करेगा, कुछ इस तरीके से, इधर भी उधर। पहले तो हमने ऐसे घुमाया था तो गोल गोल उसने किया था, लेकिन अभी हम छोड़ दे रहे हैं तो वो इधर भी जाता है, उधर भी, इधर भी, उधर भी। देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से वो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है ना, एक बार आप करेंगे फिर दोबारा वो खुद ही आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यूं 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 ऐसे ऐसे वो घूमते रहता है। ठीक है बेटा, तो बोल रहा है इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, दिस इज अ पेंडुलम। इसे क्या कहा जाता है, पेंडुलम कहा जाता है। जैसे आपने बहुत सारी घड़ियों में भी देखा होगा ना, दीवार घड़ी में आपने देखा होगा, इधर उधर घूमते रहता है ना बेटा, उसे पेंडुलम कहा जाता है। ठीक है, पुल द स्टोन टू वन साइड ऑफ द अदर एंड लेट इट गो। एक साइड से ऐसे खींचिए, फिर से जाने दीजिए। तो नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। अब ये पेंडुलम मोशन में है। आपने पेंडुलम बना दिया किसका, स्ट्रिंग और स्टोन का। ओके, तो एज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन मतलब कि हर बार एक बिल्कुल फिक्स टाइम पे, या एक बार क्या करता है वो, खुद को एक बार इधर आएगा तो एक बार इधर आएगा, फिर इधर आएगा। जैसे झूला होता है ना बेटा, झूले में आप बैठते हैं, एक बार धक्का देते हैं तो फिर वापस अपनी पोजिशन में आ जाता है, फिर बहुत देर तक धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, उसी मोशन में वो वापस दोबारा आते रहता है उसी जगह में। तो ठीक वैसे ही ये हमारा जो पेंडुलम होता है वो भी काम करता है। तो a branch of a tree moving to and fro, motion of a child on a string of a guitar or a membrane of drums यानी कि तबला being played are all example of periodic motion। तो ये सभी के सभी क्या हैं, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। इनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका स्टोन को टाई कर दीजिए, वो दूसरा झूले वाला। देखिए एक बार धक्का दिया, फिर वापस वो अपनी पोजीशन में आता है, फिर धक्का, फिर वापस आएगा, बहुत देर तक आते रहता है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, एक खुद को रिपीट करने वाला जो मोशन होता है, उसे पीरियोडिक मोशन हम कहते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को वो क्या कर देता है, रिपीट कर देता है, तो उसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। जैसे कि मंदिर की घंटी एक बार बजाने के बाद फिर खुद को कभी कभी होता है कि अगर हल्की फुल्की है तो दोबारा से बजते रहती है, इसमें लगा हुआ पेंडुलम। गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं वो, तबला हो गया, झूला है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि बूजो इज नॉट श्योर वाई वी से दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड इज द सेम व्हेन वी व्रिल इट अराउंड। तो बूजो श्योर नहीं है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे हाथ से स्टोन का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, उतना ही रहता है जब हम उसको घुमाते हैं, जब हम उसको घुमा रहे हैं। तो कैन यू हेल्प हिम अंडरस्टैंड दिस, क्या आप हेल्प कर सकते हो बूजो की बेटा। रिमेंबर दैट द स्टोन इज हेल्ड विद अ स्ट्रिंग। याद कीजिए कि, याद रखिए कि स्टोन को आपने तार से क्या कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है, तो आई नो आपको पता है इसका आंसर, तो आप मुझे भी बताओगे। ओके बूजो, और मुझे भी बता देना, बूजो को तो पता चल ही जाएगा। आई नो आप लोगों को अभी मैंने बताया था, जब मैं बता रही थी तो मैंने तब आपको बताया था, तो अगर आपने याद ध्यान से सुना था तो आपको याद जरूर होगा। ओके, तो बोल रहे कि डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5। क्या आपने स्विंग मशीन को ऑब्जर्व किया था एक्टिविटी 5 में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन एट द सेम लोकेशन व्हाइल इट्स व्हील्स मूव्स विथ अ सर्कुलर मोशन। आपने ध्यान दिया होगा कि इसके व्हील्स सर्कुलर मोशन में तो घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इसकी पोजीशन है वो सेम थी, जैसी पोजीशन थी, जिस जगह पे वो थी, जो लोकेशन उसकी थी वो वही थी। ठीक है, इट ऑल्सो हैज अ निडल दैट, स्विंग मशीन मतलब समझते हैं ना बेटा, जिसमें हम नापते हैं, मतलब कि सामान नापते हैं, आलू वगैरह तोलते हैं ना, जिसमें सब्जी लेके आते हो, तोलने वाली जो मशीन होती है उसे स्विंग मशीन कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि उसके जो व्हील्स हैं, उसके जो रखा हुआ जो पोर्शन है वो तो हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो पोजीशन है उसकी फिक्स है।
ठीक है। तो बोल रहा है कि लोकेशन वाइल इट्स व्हील्स मूव, व्हील्स वाले भी होते हैं ना, तो व्हील्स मूव विद अ सर्कुलर मोशन, व्हील्स तो उसकी किस में थी, सर्कुलर मोशन में थी। इट ऑल्सो हैज़ अ निडल दैट मूव अप एंड डाउन कंटिन्यूसली, इसमें एक निडल भी थी जो कि ऊपर और नीचे कंटिन्यूसली मूव कर रही थी। वैसे नहीं, ये स्विंग मशीन, सॉरी बेटा, स्विंग मशीन क्या होती है, तोलने वाली मशीन तो अलग होती है बेटा, सिलाई मशीन को कहते हैं स्विंग मशीन, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो पैर से चलाने वाली और हाथ से चलाने वाली दोनों होती है ना, पैर से चलाने वाली में व्हील्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कपड़े सिलता है उसमें तो क्या होता है, पैर व्हील्स उसके लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन वो जो स्विंग मशीन होती है, मतलब कि जो सिलाई मशीन होती है, वो क्या होती है, वैसी ही रहती है जिसमें कपड़े सिलते हैं ना सिलाई मशीन, तो वो वैसी ही रहती है, उसी जगह पे रहती है। और एक चीज और देखी होगी कि उसमें जो सुई होती है, जो निडल होती है, वो भी जैसे जैसे मशीन चलाते रहते हैं ऊपर नीचे वो हिलते रहती है ना। सबके घर में है ना मशीन, तो देखिए उसे, हो सकता है सबके घर में व्हील्स वाली ना हो, तो वैसी तो देख सकते हो, निडल तो देख ही सकते हो उसमें। तो एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट, जब तक व्हील रोटेट होते ही रहेंगे तब तक वो जो निडल होती है वो भी अप डाउन कंटिन्यूसली मूव करते ही रहती है, isn't it? होता है ना ऐसा। दिस निडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन, निडल का जो मोशन है वो तो पीरियोडिक मोशन है। ऑन द अदर हैंड जो व्हील्स हैं, व्हील्स का जो मोशन है वो कैसा होगा बेटा, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड, जैसे कि अब देखिए, हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली, क्या आपने कभी ये क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप बॉल खेलते हो ग्राउंड में, जब आप खेल रहे होते हो तो उस टाइम पे जो मोशन है बॉल का वो कैसा मोशन होता है। हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे को बॉल क्या करती है, रोल होते रहती है ना, ऐसे ऐसे घूमते 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 रोटेट होते रहती है। ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड, रोटेट होते रहती है जैसे जैसे ग्राउंड में आगे को बढ़ते रहती है। दस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे को बॉल का रेक्टिलिनियर मोशन भी है क्योंकि एक स्ट्रेट पार्ट को फॉलो कर रही है ग्राउंड को, और दूसरा साथ ही साथ वो रोटेट होते हुए ऐसे 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 घूमते हुए भी तो जा रही है ना, गोल 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 करते हुए, तो दूसरा क्या हो गया, रोटेशनल मोशन भी है और रोटेट होते हुए जा रही है ना, रोटेट हो रही है, घूमते 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 जा रही है, रोटेट होते ही जा रही है। मतलब ये पहले ये वाला पॉइंट यहाँ था तो अब ये वाला पॉइंट यहाँ था, तो अब ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया है, फिर उसके बाद ये पॉइंट फिर से यहाँ पहुँच गया, फिर ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो रोटेट भी तो हो रहा है ना, चेंज होते जा रहा है, तो इसे रोटेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल, क्या आप अदर एग्जाम्पल के बारे में भी सोच सकते हो। वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, जहाँ पे आपको लगता है कि दो या दो से ज़्यादा मोशन, एक ही ऑब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा मोशंस को शो कर रहा है। तो वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन, हमने बहुत सारे मेजरमेंट किए, हमने एक्टिविटीज़ की और डिस्कस किया कुछ टाइप के मोशंस को। वी सॉ दैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, हमने देखा कि मोशन एक चेंज है, किसी भी ऑब्जेक्ट में आने वाला वो चेंज है जो उसके टाइम के साथ उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके, द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, तो जो चेंज है उनकी पोजीशन का जो चेंज है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उनके डिस्टेंस को मेजर करके, ठीक है। मतलब कि पहले जो नॉर्मल था उसकी डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर थी, तो जब वो मोशन में आया उसके बाद उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, क्या कम हो गई, क्या ज़्यादा हो गई, ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो ऑफ मोशन, और ये हमें बताएगा कि वो जो मोशन था उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है कितना स्लो है और कितना फास्ट है, इसके बारे में ये हमें बताएगा, ठीक है। द मोमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन अ ग्राउंड, आपने स्नेल वाली एक्टिविटी की है ना बेटा, तो आपने देखा है उसका ग्राउंड में कैसा मोमेंट होता है। अ बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कैसे बटरफ्लाई जाती है, कैसे वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, आपने देखा है। अ रिवर फ्लोइंग, कैसे नदी बहती है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग, एरोप्लेन कैसे फ्लाई होता है, आपने देखा है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज शोज दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, तो जो मून रोटेट करता है, अर्थ की जो रोटेशन लगाता है, ब्लड अगर हमें कभी लग गई तो बॉडी से हमारा जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीड होता है, वो हमने नोटिस किया है। तो ये बताता है कि हमारे आसपास हर जगह कहीं ना कहीं मोशन तो है ही है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मोशन कर ही रहा है, भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग जैसे कि स्टोन को भी हम मोशन में ले आ गए थे, है ना, हमारे पैर से लग जाती है तो फिर वो आगे खिसक जाता है, तब भी मोशन होता है। तो हमने
देखा कि हमारे आसपास हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी में क्या हो रहा है, मोशन तो होता ही होता है। ठीक है, तो बेटा हमने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में सीखी, हमने स्पेशल मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट केस मोशन के बारे में हमने जाना। एक्टिविटीज बहुत प्यारी प्यारी और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को कीजिए जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा, और अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा बेटा ये जो मोशंस हैं। अगर इन मोशंस की भी अगर आपको लगता है कि जैसे फैन चला लीजिए, फैन में देखिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, टच तो कुछ नहीं करना है बेटा। अगर टेबल फैन यूज कर रहे हो तो टच नहीं करना है उसे। ठीक है, जब ऑफ है तब आप उसे टच कीजिए, क्या उसकी डिस्टेंस को नापने के लिए, और फैन ऑन है तब उसे नापने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है। ओके, उसका मेजरमेंट लेने की कोशिश मत करना अगर फैन ऑन है तो। ओके, तो ऑफ करके, क्योंकि उससे फिर आपकी बेटा हाथ या उंगली में इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, 100% चांसेस हैं, आप ये समझ लीजिए। तो जब भी आप ये करेंगे तो आपने बहुत केयरफुली अपने एल्डर्स की प्रेजेंस में सारी एक्टिविटीज़ कीजिए, और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, आपको याद रहेगा कि हाँ हमने घर में एक्टिविटी की थी, इसमें रेक्टिलिनियर मोशन है, इसमें सर्कुलर मोशन है, किसी में रोटेशनल है, किसमें क्या है, किसमें पीरियोडिक है, आपको सब पता चल जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो अब जानते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, समरी क्या है चैप्टर की। तो बोला कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने देखा कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम में, पीपल यूज लेंथ ऑफ अ फुट। तो हमने देखा कि पुराने टाइम पे जब स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थी तो लोग अपने पैरों का यूज करते थे। द विड्थ ऑफ द, मतलब कि नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए पैर का यूज कर लेंगे, फिंगर की विड्थ का यूज करते हैं, हैंड स्पैन का यूज कर रहे थे। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो एक मेजरमेंट के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप ये यूज कर रहे थे, मतलब चलने का, एक पैर इतना आया, दूसरा इतना आया, तीसरा ऐसे ऐसे यूज कर रहे थे। दिस कॉज कंफ्यूजन एंड अ नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अरोज। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था क्योंकि सबके हाथ की लंबाई अलग अलग थी, सबके हैंड स्पैन की लंबाई अलग अलग थी, सबके पैरों की लंबाई, फुट स्टेप्स की लंबाई अलग अलग थी। तो एक कंफ्यूजन वो क्रिएट कर रहा था, आप एग्जैक्टली कह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप कहेंगे कि मेरे 10 हैंड स्पैन के बराबर इसका आया, दूसरा आपसे बड़ा कोई नाप रहा था, वो कह रहा नहीं मेरे तो 8 ही हैंड स्पैन आया, आप कैसे कह रहे हो 10 आए। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पा रहे थे, या उस टाइम पे लोग एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये डिस्टेंस है तो है कितनी। तो उस टाइम पे फिर जरूरत पड़ी कि नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की जरूरत है मेजरमेंट के लिए, जिसको हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें, जिसको जो पूरा वर्ड एक ही, जिसका अगर हमारा 1 मीटर आ रहा है तो उससे नापने के बाद पूरी दुनिया का वो 1 मीटर ही आए, एक उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी और वहां से हमारे फिर बने स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो बोल रहे नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम क्या यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करते हैं यूनिट्स का, जिसे कि SI यूनिट कहा जाता है। दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस यूनिट को पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड इसे यूज करता है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आइडिया हमें देती है, फिक्स आइडिया ये हमें देते हैं। ठीक है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट। तो जो मीटर होती है, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होती है। अगर आप स्टैंडर्ड सिस्टम में बात करेंगे या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में SI यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो उस टाइम पे जो लेंथ की जो यूनिट होगी उसको आप मीटर से डिनोट करोगे, या मीटर आप उसे बोल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऐसा मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जैसे कि सोल्जर मार्च पास करते हैं, स्ट्रेट लाइन में गाड़ियों का चलना है ना, तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा वो किस में होते हैं, वो होते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हमारे आते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन, और उस मोशन को हम क्या कह देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। In circular motion, an object moves such that its distance from a fixed point remains the same. तो circular motion जैसे कि फैन का जो मोशन है वो एक ऐसा मोशन है, व्हील का जो मोशन है एक ऐसा मोशन है जहाँ पे को वो सर्कुलर पाथ में तो घूमता ही घूमता है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा सेम रहती है। मीन्स कि जैसे मान लीजिए ये व्हील है, ये घूमता ही रहेगा, लेकिन सेंटर से इसकी डिस्टेंस अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर थी तो यहाँ भी 2 ही रहेगी, यहाँ भी 2 ही रहेगी, यहाँ भी 2 ही रहेगी, हमेशा वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, भले वो कितना ही घूमे, कैसा ही घूमे। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है बेटा, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ऐसा मोशन जो अपने आप को खुद ही रिपीट कर देता है, कुछ टाइम बाद, भले 10 सेकंड
सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वो रिपीट करता है, उसे क्या कह दिया जाता है, पीरियोडिक मोशन हम कह देते हैं। तो जैसे कि झूला, झूला है तो उसे क्या कह दिया जाता है, झूले को क्या बोल देंगे बेटा, वो क्या करता है, एक बार आपने धक्का दिया अपने फ्रेंड को, वो इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर पहुंच जाता है, थोड़ी देर बाद इधर। और एक पेंडुलम हमने बनाया था ना स्टोन और स्ट्रिंग का यूज करके, तो वो भी क्या करता है, सर्कुलर मोशन को करता है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन, यानी कि ऐसा मोशन जो कि एक टाइम बाद खुद को रिपीट करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा 11 चैप्टर, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। इसमें भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं और घर पे ही कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर अब हमारे आने वाले हैं। दिस पोर्शन ऑफ द साइंस इज नोन एज फिजिक्स पोर्शन। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम फिजिक्स पोर्शन पढ़ रहे हैं बेटा। और जब आप बड़े हो जाओगे ना तो साइंस की हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे हमने पढ़ा था ना, साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा कौन सा पोर्शन चल रहा है, फिजिक्स पोर्शन चल रहा है, फिजिक्स पोर्शन चल रहा है। और हमने केमिस्ट्री पोर्शन भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो ये पोर्शन के बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइट के बारे में जानोगे, शेडो मीन्स छाया, छाया के बारे में जानोगे, रिफ्लेक्शन के बारे में जानोगे, कैसे वापस, रिफ्लेक्शन मतलब होता है लाइट आई फिर वहाँ से वापस चले गए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो हमने बहुत सारे मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने जाना, हमने नापना सीखा, कैसे नापते हैं। और हमने ये भी तो सीखा था एक इंटरेस्टिंग, कर्व्ड लाइन में कैसे, कर्व्ड लाइन को कैसे नापोगे जब आपके पास मीटर स्केल है, आपके पास कुछ और चीज़ नहीं है, तो कर्व्ड लाइन को नापने के लिए आप किसका यूज़ करोगे। हमने कहा कि हम एक तागे का यूज़ कर लेंगे, एक साइड में उसका गांठ लगा देंगे या कुछ ऐसा मार्क कर देंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और फिर उसको घुमाते घुमाते लेके जाएंगे, जैसे जैसा वो है, जैसा कर्व्ड वो है वैसे ही हम तागे को भी घुमाते हुए लेके जाएंगे और छोड़ते जाएंगे और जब पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे भी एक मार्क लगा देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस हमने नापनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि ठीक है भाई, हमने तागे से नाप तो दिया, लेकिन तागा कितना बड़ा आया और कितनी डिस्टेंस आई ये कैसे पता करें। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि आप तागे को पकड़िए और मीटर स्केल में रख दीजिए। ठीक है, जो मीटर स्केल है उसके ऊपर रख दीजिए, उसके वन एंड से लास्ट एंड तक, जहाँ की फर्स्ट एंड से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और लास्ट एंड तक जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था, तो वहां पे तक, उसके ऊपर तक एक बिल्कुल अच्छे से उसे रखिए, कहीं पे मोड़ना तोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आप उसे रखिए। और वहां से जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे, वहां से जब आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का, जो अगर आपने स्ट्रेट रख दिया, आप देखोगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है और 1 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व फिर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो कितनी, और हमने ये भी पढ़ा था कि आपकी आईज बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, जब भी आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल सामने आप होने चाहिए, क्योंकि इधर उधर होंगे तो फिर गलत ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा, गलत आपको दिखेगा। तो इसलिए आइज का फिक्स पोजीशन में होना ये भी जरूरी है। ओके बेटा, तो आप, अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप रीडिंग कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में करने वाले हैं, तो ये और भी अच्छा आपके लिए है कि अभी आपने रीडिंग करनी है। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।